पहले कुछ को टॉपिक रिकॉल कर लेते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं इस चैप्टर का कराऊंगा। मतलब वो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आते ही आते हैं, वो टॉपिक आज लोग हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले जस्ट पिछला थोड़ा सा रिकॉल कर लें तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो पिछला थोड़ा सा रिकॉल करें तो बेटा सबसे पहले हमने बात की थी लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। एक इक्वेशन लिखते हैं दैट इज स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। स्मॉल ए और बी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, कैपिटल ए और बी रिएक्टेंट है। तो वी नो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है। तो आर डायरेक्टली टू ए की पावर ए और बी की पावर बी। तो आर इक्वल टू के, ए की पावर ए बी की पावर बी। दैट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। अब बात आया रेट लॉ, जिसपे केमिकल काइनेटिक्स डिपेंड करती है। रेट लॉ ये एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। आपको ये यही इक्वेशन लिखी हुई है। वी नो, हम जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली कंसंट्रेशन सेम है। बस रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली टू ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। इस ए और बी की जगह मैंने अल्फा और बीटा प्लेस कर दिए। तो आई इक्वल टू के, ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा जो है वो कंसंट्रेशन टर्म है एट प्लेस ऑफ ए एंड बी। इस ए और बी की जगह अल्फा बीटा वो कंसंट्रेशन टर्म है विच एक्चुअली इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्चुअली इफेक्ट करती है। इसको बोलते हैं रेट लॉ। और इसी पर पूरी केमिकल काइनेटिक्स डिपेंड करती है। दूसरी टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो आज का टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे, वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आपने रेट लॉ लिख दिया तो इन पावर को सम, अल्फा और बीटा, इस अल्फा और बीटा इन दोनों का सम, इन दोनों को जोड़ दो, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। सम ऑफ द पावर, सम ऑफ द पावर टू विच मोलर कंसंट्रेशन, सम ऑफ द पावर ऑन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इन रेट लॉ। याद रखना, लो मास एक्शन की पावर का सम ऑर्डर नहीं होता। लो ऑफ मास एक्शन की पावर का सम ऑर्डर नहीं होता। रेट लो में जो कंसंट्रेशन की पावर है, इनके सम को ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मतलब अल्फा प्लस बीटा इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस अल्फा और बीटा के सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये हम पढ़ चुके थे, हल्का सा रिकॉल किया है। देख लो एक बार, हल्का सा नोट डाउन कर लो, क्योंकि मेन टॉपिक है, यहीं से ही आगे आपका टॉपिक चलेगा आज का। लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल कांसेप्ट, ए बी बी रिएक्टेंट, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट निकाल दिया। बस इस ए और बी की जगह, स्मॉल ए और स्मॉल बी की जगह रेट लॉ में अल्फा और बीटा लगा दिया गया है। दैट मींस दीज आर द concentration term at place of A and B which is actually affect the rate of reaction। और यहाँ पर हम एक बात और भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एक बात हम लोग और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि ये जो अल्फा है ना, ये वाला अल्फा इस ए की जगह ही तो है। तो या तो ये अल्फा जो है वो ए से कम होगा या ए के बराबर होगा, और जो बीटा है वो या तो कम होगा या इक्वल टू होगा बी के। तो अल्फा की वैल्यू या तो ए के बराबर होगी या ए से कम होगी, और बीटा की वैल्यू या तो बी के बराबर होगी या बी से कम होगी। ये हम पढ़ भी चुके थे, हल्का सा रिकॉल देखा। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं आज के। वो टॉपिक क्या है, देखो हम लोगों ने रेट लॉ लिखा है, I इक्वल टू के, ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, यही होता है रेट लॉ। अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी को, इस कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, इस कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी को अगर 1 मोल पर लीटर कर दिया जाए, कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी को 1 मोल पर लीटर कर दिया जाए, तो 1 की पावर अल्फा, सॉरी 1 की पावर अल्फा, 1 की पावर अल्फा और 1 की पावर बीटा। तो इस अल्फा की जगह भी क्या कर दू 1, और इस बीटा की यहां लिख सकता हूं I इक्वल टू के। अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी 1 कर दू तो 1 की पावर अल्फा
और 1 की पावर बीटा। बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहता हूं कि अगर हम लोग ये कह दें कि कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी दोनों 1 मोल पर लीटर है, इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट 1 मोल पर लीटर, दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, तो 1 की पावर अल्फा 1 की पावर बीटा, और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो उसका मतलब 1 ही होता है, तो 1, तो I इक्वल टू के, देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ये बहुत बार एक नंबर में पूछे जाने वाला सवाल है, ये बहुत बार एक नंबर में पूछे जाने वाला सवाल है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन अगर 1 मोल पर लीटर कर दी जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाती है। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। इसको क्या बोल देते हैं? स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। अब दो टर्म आ गई, एक तो ये आर है और एक के है, आर और के। आर जो है, एक तो हमारे पास ये आर है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक हमारे पास के है दैट इज रेट कांस्टेंट। हमारे पास दो टर्म है, एक रेट ऑफ रिएक्शन और एक रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट। अब देखना रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या फर्क है, इस आर में और के में क्या फर्क है। अब हमने एक बात देखी थी कि टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। दैट मींस अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, बड़े ध्यान से समझना कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो इस आर की वैल्यू बढ़ती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर आर की वैल्यू बढ़ती है, मतलब इनमें से भी तो कुछ ना कुछ बढ़ता होगा तभी तो आर की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि आर इक्वल टू के, ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा है। अब ए क्या है? कंसंट्रेशन। बी क्या है? ये भी कंसंट्रेशन, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी। दैट इज टेम्परेचर का कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या कंसंट्रेशन चेंज होती है? नहीं। तो ये वाली नहीं चेंज होगी, ये वाला चेंज नहीं होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो के की वैल्यू भी बढ़ती है, और टेम्परेचर बढ़ाता हूं जब के की वैल्यू बढ़ती है तो आर की वैल्यू भी बढ़ती है। दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, rate of constant it is also depend with it is change with the temperature। टेम्परेचर बढ़ाओ तो के की वैल्यू बढ़ती है, और के की वैल्यू बढ़ती है तो आर की वैल्यू बढ़ती है। क्योंकि इस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के दो ही तरीके हैं, या तो टेम्परेचर बढ़ाओ या इन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ाओ। अगर मैं इन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो आर की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन के की वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों की कंसंट्रेशन का इस के की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, और जो ये है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो के नहीं बढ़ेगा, केवल आर बढ़ेगा। तो इट इज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, it is not depend on concentration of reactant, it is depend on temperature, it is also depend on temperature। rate of reaction, rate constant दोनों टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ाने पर केवल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, रेट कांस्टेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा बोला टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, बेटा हम लोग गैस की बात नहीं कर रहे। टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम जो है वो गैस का बढ़ता है, लिक्विड का थोड़ी ना बढ़ता है। और बढ़ता है तो मामूली सा चेंज होता है। गैस के स्टेट में, स्टेट ऑफ मैटर में आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर डायरेक्टली टू वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वो गैस की है, हम तो कंसंट्रेशन सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। 1 लीटर पानी को गर्म कर दो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या वो 2 लीटर हो जाएगा? नहीं होगा ना, गैस का वॉल्यूम बढ़ता है बेटा। आगे चलते हैं, यूनिट ऑफ आर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होती है। और इस के की यूनिट, के की यूनिट अल्फा और बीटा के सम, और अल्फा बीटा का सम क्या होता है? ऑर्डर। के की यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड करती है। द यूनिट ऑफ
यूनिट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बड़े ध्यान से देखना, कोई इसकी यूनिट पूछ ले तो फिक्स है मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। लेकिन कोई के की यूनिट पूछ ले, दैट इज डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। के की यूनिट जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अल्फा और बीटा पर डिपेंड करती है। के की यूनिट जो है वो अल्फा और बीटा पर डिपेंड करती है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। क्या बात समझ में आई? नोट डाउन करो, फिर मेन टॉपिक पे चलेंगे, डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे आज। ये दोनों टॉपिक हल्के से नोट डाउन कर लो और फिर हम लोग अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। नोट डाउन हुए? एक बार हमका इंप्रेशन दो, नोट डाउन हुए? ठीक है, आगे चलते हैं और अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो आपको समझ लेना चाहिए। और आज क्लास की स्ट्रेंथ कम है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं हम लोग। चलो जी, आज का टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आज का टॉपिक जो है वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब देखो, मैं दो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कराऊंगा, एक जीरो ऑर्डर की और एक फर्स्ट ऑर्डर की। जीरो ऑर्डर की ध्यान से समझना, डिक्टो सेम फर्स्ट ऑर्डर की है, डिक्टो सेम फर्स्ट ऑर्डर की है। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, दैट मीन जिसके लिए अल्फा और बीटा का सम जीरो ऑर्डर हो, जीरो हो, उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर के लिए। चलो चलते हैं, और जहां से मैं इक्वेशन स्टार्ट करता हूं, एक एक टॉपिक को ध्यान से समझ लेना क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में काम आएगा। देखो, मैं यहां लिखता हूं टाइम, ये है रिएक्टेंट, और मेरे बच्चों ये है प्रोडक्ट। टाइम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मेरे साथ साथ नोट भी करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। थोड़ा ध्यान से देखना, टाइम है 0 सेकंड, मतलब अभी रिएक्शन होना स्टार्ट नहीं हुई है। उस समय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है A मोल पर लीटर, A मोल पर लीटर। और उस समय प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हुई नहीं है, रिएक्शन स्टार्ट हुई नहीं है। तो जब टाइम 0 सेकंड था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी A मोल पर लीटर, उस समय प्रोडक्ट बना ही नहीं था। अब टाइम आ गया T सेकंड, रिएक्शन स्टार्ट हो गई और रिएक्शन होते होते T सेकंड हो गई। अच्छा, T सेकंड होते ही प्रोडक्ट बन गया X मोल पर लीटर, कुछ प्रोडक्ट बना होगा X मोल पर लीटर। तो रिएक्टेंट कितना बच गया होगा? A रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो शुरू में हमने A मोल लिया था पर A मोल पर लीटर, प्रोडक्ट बना नहीं था। कुछ समय बाद प्रोडक्ट बन गया X मोल पर लीटर, तो रिएक्टेंट कितना बच गया होगा? बोले सर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बच गई होगी A माइनस X मोल पर लीटर। क्या ये बात समझ में आई? तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 0 सेकंड पर हमने रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई, उस समय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है A मोल पर लीटर, प्रोडक्ट तो उस समय बना ही नहीं। रिएक्शन होना स्टार्ट हो गई और T सेकंड बाद चेक किया तो प्रोडक्ट बन गया X मोल पर लीटर, तो रिएक्टेंट कितना बच गया होगा? A माइनस X मोल पर लीटर। बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक मैं एक एक पॉइंट पे क्लियर करता चलूंगा। ये बात समझ में आई?
सारे बच्चे, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सारे बच्चे, क्या ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? चलो ये बात समझ में आई, तो अब सेकंड नंबर पे चलते हैं। पॉइंट को ध्यान ध्यान से देखना कि हम लोग जानते हैं, वी नो I इक्वल टू dx by dt होता है, I इक्वल टू dx by dt, दैट मीन चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अभी पढ़ा था मोल पर लीटर पर सेकंड, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये है रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट लो भी पढ़ा है हम लोगों ने, रेट लो, रेट लो के हिसाब से आर क्या होता है? रेट लो के हिसाब से आर क्या होता है? आई इक्वल टू के ए माइनस एक्स की पावर अल्फा, क्योंकि यहां तो एक ही रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर अल्फा। अच्छा कौन सा ऑर्डर है? ऑर्डर देखो कौन सा है? 0। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अगर किसी की वैल्यू 0 हो जाए, किसी की पावर 0 हो जाए, तो उसका मतलब 1 होता है। ए माइनस एक्स, भाई रेट लो क्या है? आर इक्वल टू के रिएक्टेंट की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि ऑर्डर कौन सा है? 0। तो किसी की पावर 0 होने का मतलब कितना होता है? 1। तो बताओ आई इक्वल टू क्या निकल जाएगा? के। क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूं? क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? तो नोट डाउन, बात थंब का इंप्रेशन ले कि हम जानते हैं I इक्वल टू dx by dt, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट लो होता है I इक्वल टू के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर अल्फा, तो यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है टी टाइम पर a माइनस एक्स, a माइनस एक्स की पावर अल्फा, अल्फा 0, क्योंकि अल्फा ही तो ऑर्डर है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ऑर्डर, या तो एक ही रिएक्टेंट है तो खाली अल्फा, अल्फा इक्वल टू 0, तो I इक्वल टू के। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को इक्वल कर दूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मैं लिख सकता हूं? dx बाई dt इक्वल टू के। हाँ या ना? dx बाई dt इक्वल टू के। अब dt को इस साइड ले जाओ, तो बताओ dx इक्वल टू क्या हो गया? के dt हो गया कि नहीं हो गया? के dt। अब इसका इक्वेशन का नाम ही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, तो अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन। अब इसका दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर दे। अब इंटीग्रेशन आपने मैथ में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आपके आने वाले हैं, अभी मैं सीधा सीधा इंटीग्रेशन बताऊंगा। इंटीग्रेशन कर दें 0 टू एक्स, 0 थी 0 टू एक्स, किसका? dx इक्वल टू के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता ही नहीं, बाहर आ जाएगा। के कांस्टेंट है पता है, देखो मैं लिख देता हूं 0 टू टी, टाइम का 0 टू टी, के dt। अब सर के क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं, बाहर आ जाएगा, तो बाहर आके क्या हो जाएगा? 0 टू एक्स dx इक्वल टू के 0 टू टी dt। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोले सर x, के dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t प्लस i। ये i क्या होता है? यहां पर i क्या है? i है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। i क्या है यहाँ? i क्या है? i होता है मेरे बच्चों, हर इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट लगा होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के जस्ट बाद यहां पे आपको एक ब्रैकेट बनाना है, एक बॉक्स बनाना है, यहां पे आपको एक बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स में क्या करना है आपको वो समझो। अब इस i की वैल्यू निकालनी है, इस i की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, जब टाइम 0 सेकंड था, जब टाइम 0 सेकंड था,
उस समय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, उस समय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी थी? 0। देखो जब टाइम 0 सेकंड था, एक्स क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब टाइम 0 सेकंड था तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी थी? 0 मोल पर लीटर। तो जब एक्स की वैल्यू भी, जब एक्स की वैल्यू भी, जब एक्स की वैल्यू भी 0 और टी भी 0, जब एक्स की वैल्यू भी 0 और टी भी 0, तो इसी इक्वेशन में टी की जगह तो रख दो 0 और इस एक्स की जगह रख दो 0। तो 0 इक्वल टू के इंटू 0 प्लस आई। तो बताओ आई इक्वल टू क्या निकल जाएगा? बात समझ में आई या नहीं आई? जब टाइम 0 सेकंड था, जब टाइम 0 सेकंड था उस समय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी थी? 0। तो जब t 0 सेकंड, उस समय x भी 0 सेकंड, दोनों की वैल्यू यहां रख दे तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो अब मुझे बताओ बच्चों, x इक्वल टू, जब i की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x इक्वल टू क्या बच जाएगा? kt। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा? x बाई टी। That is the integrated rate equation for zero order। अभी आगे भी चलेंगे थोड़ा सा इसमें, लेकिन फिलहाल इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर की भी डिक्टो ऐसे ही निकलेगी, फर्स्ट ऑर्डर की भी डिक्टो ऐसे ही निकलेगी, यही स्टेप्स होगी। बड़े ध्यान से देख लो, जब टाइम 0 सेकंड है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए मोल पर लीटर, उस समय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 मोल पर लीटर, बना ही नहीं है। रिएक्शन होना स्टार्ट होती गई, टी सेकंड बाद चेक किया, प्रोडक्ट बन गया एक्स मोल पर लीटर, तो रिएक्टेंट कितना बचा होगा? ए माइनस एक्स मोल पर लीटर। हम जानते हैं R इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और रेट लो लिखे तो R इक्वल टू के ए माइनस एक्स की पावर अल्फा, अल्फा 0 रखना है क्योंकि 0 ऑर्डर है, तो R इक्वल टू के डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के डी एक्स इक्वल टू के डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, के का इंटीग्रेशन होगा नहीं, कॉन्स्टेंट है, तो dx का x, के dt का t प्लस आई क्या? इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। आई की वैल्यू इस पॉइंट पे निकालनी है, इनिशियल पॉइंट पर, जब टाइम भी 0 सेकंड था और x भी 0 सेकंड मोल पर लीटर था, तो 0 इक्वल टू के इंटू 0 प्लस आई, तो आई की वैल्यू 0 निकल गई, x इक्वल टू के टी, तो k इक्वल टू एक्स बाई टी। क्या यहां तक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ सकती है? कर सकते हैं। नोट डाउन करो, अगर नोट डाउन नहीं करोगे तो बेटा आगे नहीं होगी। नोट डाउन करो बेटा फटाफट से। नोट डाउन करते ही एक बार मेरे को अपना थंब का इंप्रेशन दे। बेटा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू है ही नहीं करती, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। आपने मैथ में पढ़े होंगे या फिर आगे आएंगे आपके। चलो नोट डाउन हुआ, क्योंकि ये नोट डाउन हुआ तो ही आगे बात बन पाएगी। अभी मेरे को इसको आगे लेके चलना। लक्ष्य मेरे को कॉल करना क्लास के जस्ट बाद, है ना? नोट डाउन करेंगे इसको। नोट डाउन हुआ? यहां ध्यान रखना, ये ध्यान रखना मैंने अभी अभी क्या निकाला है। देखो क्या होगा, अब आगे देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। अब मैं इसको यहां से आगे लेके चलता हूं, तो यहां याद रखना, अभी मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा बुक के हिसाब से करता हूँ। ऐसी जो मैंने इंटीग्रेशन की इक्वेशन सोल्व की, इतनी आसान बुक में नहीं है। बुक के हिसाब से सोल्व करे तो मैं इसको चेंज करता हूँ, अल्टरनेट मेथड निकालता हूँ जो बुक वाला है।
अल्टरनेट मेथड इसका मैं निकालूं, बहुत आसान सा है। निकालना क्या है, मैंने लिया यहाँ टाइम, यहां मैंने लिया रिएक्टेंट, और ये मैंने लिया प्रोडक्ट जो आपकी बुक कहती है। मैंने लिया टाइम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। टाइम है 0 सेकेंड, वो कहता है उस समय जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है दैट इज ए नोट। ए नोट का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा। अब बोले टी सेकेंड पर इसकी कंसंट्रेशन ए नोट से, इसकी कंसंट्रेशन ए नोट से कम होकर के ए हो गई। व्हाट इज द ए नोट? द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट 0 सेकेंड, या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ए क्या है? दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम। तो अब मुझे ये बता दो कि जब ये स्टार्टिंग में ए नोट था और ये टी सेकंड पर कम होकर के ए हो गया, तो टी सेकंड पर प्रोडक्ट कितना बना होगा? टी सेकंड पर प्रोडक्ट बना होगा ए नोट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए। बस ये बात समझ में आ गई तो बुक की डेरिवेशन समझ में आ गई। ये बात समझ में आ गई तो बुक की डेरिवेशन समझ में आ गई कि 0 सेकंड पर हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ली है ए नोट, टी सेकंड पर इसकी कंसंट्रेशन कम होकर के हो गई ए नोट से कम हो गई ए। ये इनिशियल ज्यादा थी, ये कम हो गई। अच्छा, ये जितनी कम हुई होगी उतना ही तो प्रोडक्ट बना होगा। तो टी सेकंड पर प्रोडक्ट कितना बन गया होगा? ए नोट माइनस ए। अब आप अपनी डेरिवेशन उठाओ पिछले वाली और यहां ध्यान से देखो, के इक्वल टू होता है एक्स बाई टी, और यहाँ एक्स क्या है? एक्स क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टी सेकंड, यही तो है ना। एक्स क्या है? दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टी सेकंड, और यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टी सेकंड पर क्या है? ए नोट माइनस ए, यही है ना। अब हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, वी नो के इक्वल टू एक्स बाई टी, एक्स इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टी सेकंड, टी टाइम या टी सेकंड। तो क्या मैं इस x की जगह ये रख सकता हूं, k इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई टी। यही है बुक में जो लिखा हुआ है। हमने लिख दिया k इक्वल टू एक्स बाई टी, क्योंकि हमारे हिसाब से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक टी टाइम पर जो है वो है x, और यहां लिख दिया ए नोट माइनस ए। तो ये हो गया k इक्वल टू ए नोट माइनस ए डिवाइड बाई टी। नोट डाउन करो। नोट डाउन हुआ बच्चों? नोट डाउन हुआ? आगे चलूं? आगे चलते हैं और लास्ट करते हैं हम इसका। जियो ऑर्डर का ध्यान से देखना, अभी तो मैं आगे चलता हूं। दो बातें और बच गई मेरे हिसाब से जो आपको आनी चाहिए बहुत आसान से जियो ऑर्डर से रिलेटेड। एक होती है जिसको बोलते हैं हाफ लाइफ। क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ ऑफ जियो ऑर्डर। मैं बोलूंगा हाफ लाइफ ऑफ जियो ऑर्डर। हाफ लाइफ ऑफ जियो ऑर्डर। हाफ लाइफ ऑफ जियो ऑर्डर। हाफ लाइफ कब होता है? मान लो मैंने शुरू में लिया था 10, मान लो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी 10, तो वो कितना बच जाए कि वो हाफ हो जाए? हाफ लाइफ कब होगी? तो बोले सर जब शुरू में आपने 10 लिया था तो ये 10 है, तो जब ये 5 बच जाएगा 5, तो हाफ लाइफ हो जाएगी। यही होगा कि नहीं होगा? मैं यहाँ पे लिखूं, मैं हल्का सा लिखूं, समझें।
तो मैं यहां लिखूं, तो मैं यहां लिख देता हूं टाइम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक बात है बच्चों, ये था 0 सेकंड, रिएक्शन स्टार्टिंग हुई, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये थी ए नोट, प्रोडक्ट बना ही नहीं था। अब बोला हाफ टाइम कब हो जाएगा, टी हाफ, ये 1/2 लगा देता हूं, ऐसे लिखते हैं, यहां टी लगाओ और इसके नीचे छोटा सा 1/2, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ, टी हाफ। तो हाफ लाइफ कब हो जाएगा, जब हम लोग कहते हैं कि ए इस समय इसकी वैल्यू A0/2 के बराबर हो जाएगी, तब हाफ लाइफ आ जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? शुरू में ये 10 लिया था तो ये जब 5 बच जाएगा, ये शुरू में 20 लिया था तो ये 10 बच जाएगा, तो हाफ लाइफ हो जाएगी। दैट मींस जब ए की वैल्यू A0/2 के बराबर हो जाएगी तो हाफ लाइफ हो जाएगी। तो क्या मैं इस फॉर्मूले में ए की वैल्यू A0/2 के बराबर रख करके हाफ लाइफ निकाल सकता हूं? तो निकालते हैं जी। क्या निकालते हैं? K इक्वल टू A0 माइनस A0/2, ए की जगह क्या रख दिया, A0/2 डिवाइड बाई उस समय टी हाफ, टाइम कितना हो जाएगा, हाफ। अच्छा, इस हाफ को इधर ले जाऊं, इस के को इधर ले जाऊं, A0 में से A0/2 सोल्व करूंगा तो क्या मेरी हाफ लाइफ निकल के नहीं आ जाएगी कि टी हाफ, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर, वो क्या निकल के नहीं आ जाएगी, A0/2 के। बताओ आएगी या नहीं आएगी? ये टी हाफ इधर गया, के इस साइड आएगा, A0 माइनस A0/2, तो क्या A0/2 नहीं बचेगा, A0/2 के। तो जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ होती है A0/2 के। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में 2 के तो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। क्या ये हाफ लाइफ समझ में आई? तो एक बार थंब का इंप्रेशन दे, हाफ लाइफ का कंसेप्ट समझ में आया? बिल्कुल आसान है। ये हमने शुरू में लिया A0, जब ए की वैल्यू इसके आधी हो जाए, ए की वैल्यू A0/2 हो जाए, उस समय आधा टाइम हो जाएगा, हाफ समय हो जाएगा। तो हाफ लाइफ कब होगी, टी हाफ कब होगा, जब ए की वैल्यू A0/2 के बराबर होगी। तो इस फॉर्मूले में टी की जगह रख दे टी हाफ और ए की जगह रख दे A0/2, तो सोल्व कर दे तो क्या टी हाफ निकल के आएगा, हाफ लाइफ निकल के आएगा। अब बात करते हैं और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। फिर से देखो हमने कैसे किया और कैसे समझेंगे। हम लोगों ने आज टॉपिक स्टार्ट किया था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। फिर से देख लो, पहले मैंने एक सिंपल सी सोल्व करने की कोशिश की, मैं ये निकाल लाया, तो इसके बाद बाकी काम आसान हो जाता है। टाइम 0 सेकंड, A मोल पर लीटर, प्रोडक्ट बनानी, T सेकंड, A-X मोल पर लीटर, X मोल पर लीटर। वी नो dx/dt, रेट लो I इक्वल टू के A-X की पावर अल्फा, अल्फा इक्वल टू 0 तो I इक्वल टू के, तो dx/dt इक्वल टू के, dx इक्वल टू के dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, dx इक्वल टू के बाहर आ गया, कांस्टेंट है dt, तो x इक्वल टू के टी प्लस आई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। I की वैल्यू तब निकालो जब टाइम 0 सेकंड है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है, t 0 x 0 तो I भी 0, तो x इक्वल टू के टी, तो k इक्वल टू x/t। और यह याद रखना x क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टी सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टी सेकंड बाय टाइम। अब इसको ऐसे लिख दिया, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टी सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टी सेकंड डिवाइड बाय टाइम, के निकल गया। तो जब a इक्वल टू A0/2 हो जाए तो दैट इज हाफ लाइफ। तो a इक्वल टू A0/2, तो A0 माइनस A0/2 इक्वल डिवाइड बाय टी हाफ निकाल लिया, ये सो। अब आगे चल सकते हैं, तो वो कहलाता है ग्राफ। अब आपको 2-3 ग्राफ देखने हैं और ये ग्राफ देख लेते हैं। कौन से ग्राफ? जीरो ऑर्डर के ग्राफ। अब जीरो ऑर्डर के ग्राफ बनाए तो 3 ग्राफ आपको समझ में आने चाहिए। पहला ग्राफ, भैया समय के साथ तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, जीरो ऑर्डर का मतलब
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम नहीं होगी। देखो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन तो कम होगी। जियोटेक मतलब ये नहीं है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम नहीं होगी। जियोटेक का मतलब है उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो क्या कहा गया, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या ए दिखा दूं, और ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, जो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट, और समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी ही होगी, चाहे वो कोई सा भी ऑर्डर हो। टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है। दूसरा ग्राफ, फिर जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है? जीरो ऑर्डर का मतलब ये है जो मैं ये बता रहा हूं। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप चाहे ज्यादा लो और चाहे कम लो, रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता। बच्चे गलत ले जाते हैं, बच्चे कहते हैं जीरो ऑर्डर है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ कम नहीं होगी। भैया दुनिया की कोई सी भी रिएक्शन हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो हमेशा समय के साथ कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा समय के साथ बढ़ती है। तो दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए मान लिया, समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का। फिर जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है? जीरो ऑर्डर का मतलब है कंसंट्रेशन चाहे कितनी ही ज्यादा हो और कंसंट्रेशन चाहे कितनी ही कम हो, स्पीड हमेशा एक जैसी रहेगी, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा एक जैसी रहेगी। और एक ग्राफ बनाते हैं इस हाफ लाइफ का, और अगर मैं इस हाफ लाइफ का ग्राफ बनाऊं तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपके सामने है। मैं यहां पर ले लूं टी हाफ, यहां पर ले लूं टी हाफ, यहां पर ले लूं ए नोट। देखो ये टी हाफ, ये ए नोट, बचा क्या 1/2k, और 1/2k कांस्टेंट बचा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, तो अपवर्ड लाइन 1/2k।